स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में अपडेट लेते हैं। तो वर्जिन गैलेक्टिक न्यूज़ में आया था यूनिटी 22 के बाद। कारण ये था कि यूनिटी 22 पहली बार था कि एक स्पेस टूरिज्म कंपनी ने स्पेस में लॉन्च किया। ये 12 जुलाई को हुआ था 2021 में, काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये 86 किलोमीटर गए थे, 100 किलोमीटर का मार्जिन नहीं क्रॉस किए हैं। लेकिन मतलब समझ लीजिए कि यूएसए के जितने आर्म्ड फोर्सेस हैं और नासा दोनों के हिसाब से ये स्पेस है। तो है, उनके हिसाब से है स्पेस। हाँ, ये लेकिन ब्लू शेपर्ड प्रॉपरली ऊपर जाता है, न्यू शेपर्ड, वो प्रॉपरली ऊपर जाता है, वो 100 क्रॉस कर देता है, तो वो वर्ल्ड वाइड मायने रखा जाएगा, ये सिर्फ़ अमेरिका में मायने रखा जाएगा, मतलब स्पेस का दर्जा देना। तो वो समझिए कि बहुत ज़्यादा इनको प्रेस मिला था। ऑब्वियसली ये सपना तो बहुत पहले से दिखा रहे थे, 2012 से सपना दिखा रहे थे कि हम लॉन्च कर देंगे, हम ये कर देंगे। मैं मतलब बहुत छोटा था, जॉब स्टार्ट किया था तब सोच रहा था तब कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ कंप्लीट। बहुत ये समझिए कि डिले चल रहे थे। तो काफ़ी प्रेस हुआ और उसके खत्म हो गया। और उसके बाद हिसाब ये समझ में आया कि लोग को दिखने लगा कॉन्टेक्स्ट कि ये रश्ड जॉब था। यानी कि एक होता है ना कि भाग के एक किसी तरह रोग आके कंप्लीट कर दो, उसके बाद बात का सोचेंगे, ये उस तरह का था। क्यों? क्योंकि उसी टाइम में ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड का फाइनल टेस्टिंग हो चुका था, उसमें क्रूड लॉन्च करना था। तो ये लॉन्च अगर हो जाता और ये अगर पहला बनता, तो बात होता कि इनको कोई ध्यान भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये 100 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं, एक्चुअल कार्बन लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये तो मतलब ट्रिक निकाल रहे हैं। तो वो बहुत खतरनाक बात हो जाता है कि मतलब आप एक इंफीरियर प्रोडक्ट बहुत देर से बहुत टाइम पे, मतलब जिस टाइम ये अनाउंस हुआ था कंपनी, उस टाइम आगे था, लेकिन ये आया पीछे से ढप्पा मार के आगे चले गए। तो इसीलिए इसको रश करके पहले कर दिया गया। तो खूब न्यूज़ हुआ, खूब डिस्कशंस हुआ, काफ़ी हुआ, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। और इनका ये समझिए कि ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए था कि नहीं, नहीं सर, हमारा अभी भी वैल्यू है, मेरा अभी भी फोकस है। और क्योंकि इसका 1 से 2 के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। यूनिटी 22 मतलब कर दिए, लॉन्च कर दिए, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद ये हो गया। और अभी आप लोग गारंटी दे सकता हूँ कि ध्यान में आया ही नहीं होगा कि यूनिटी के बाद क्या हुआ, यूनिटी 22 के बाद। तो यूनिटी 24 हुआ था, वो ट्रायल मिशन था, फिर 25 फाइनल मिशन था। तो ये 25 मई 2023 में हुआ, यानी कि 1 साल 10 महीना लग चुका था, यानी कि 2 महीना और डिले होता था, एक्चुअल 2 साल गैप हो जाता। तो ये मिशन था और इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ हल्ला-उल्ला कुछ नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि ये पेड मिशन नहीं था, यानी कि कोई पे करके नहीं गया था। ये समझ लीजिए मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि फाइनल असेसमेंट ऑफ वीएमएस ईवा एंड वीएसएस यूनिटी अहेड ऑफ कमर्शियल स्पेस लाइन ऑपरेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एंड टू एंड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस। मतलब कि एक होता है कि आपने औजार टेस्ट कर लिया, लेकिन होता है ना कि इंसान बस ऐसे नहीं कि आप लाए और रख लिए, उनको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता हाई जी मनूवर्स, हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। मतलब इसमें कहने को कुछ नहीं होता, लेकिन ये क्राफ्ट है, हवा में चल रहा है, इमरजेंसी हो सकती है, तो इसीलिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो वो ट्रेनिंग की आप बस गए, टिकट खरीदे, बैठ गए, उड़ गए, वैसे नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1-2 दिन की, 1-2 दिन हो या कुछ हो, तो वो सब पूरा प्रोसीजर, यानी पूरा पाइपलाइन जो है वो टेस्ट करने के लिए ये सेकंड मिशन किया गया था। तो ये समझिए पूरा पाइपलाइन टेस्टिंग हो गया, सेफ था, स्टेबल था, बिना कोई हुआ के सब चीज़ एकदम सुरक्षित शांत तरीके से हो गया। एपोजी समझ लीजिए कि ये अराउंड 54.2 माइल्स, यानी कि अराउंड 82 किलोमीटर्स लगभग पहुँचे। और मार्क 2.94 तक जा चुके थे, यानी कि ऑलमोस्ट मार्क 3 छू रहे थे। तो ये हुआ रिसेंटली, और आप देख सकते हैं कि गैप बहुत ज़्यादा बड़ा था दोनों के बीच में, इसीलिए इसका उतना न्यूज़ नहीं आया। लेकिन अब बात करते हैं कि इसी कंपनी का एक स्पिन ऑफ था जिसे हम लोग कहते थे ऑर्बिट, वर्जिन ऑर्बिट। तो वर्जिन ऑर्बिट ऑर्बिट ये बैंकरप्ट हो चुका है, खत्म, मतलब उसकी सेल्स शुरू कर दी गई, शुरू क्या, खत्म किया जा रहा है सेल्स जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसका हिसाब ये था कि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो घुमा फिरा के एयर लॉन्च टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये कॉस्मिक गर्ल से बड़ा सा मिसाइल जैसा चीज़ लॉन्च करेंगे, जो कि एक कहने को ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। और इसको 2-3 चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। पहला कि इसमें थोड़ा-सा मोमेंटम ऑलरेडी है, दूसरा एल्टीट्यूड, मतलब मेजॉरिटी ऑफ डेंस एटमॉस्फेयर नीचे है, तो इसको फ़ायदा मिलेगा। और वो सब उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन था कि ये प्लेन से कर रहे हैं ना, तो प्लेन कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे भी एयरपोर्ट है, वहाँ एक प्लेन ले जाके सारा सामान ला के डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर ब्रिटेन को चाहिए तो ब्रिटेन के यहाँ से लॉन्च करेंगे। ऐसा नहीं कि भैया ब्रिटेन सैटेलाइट आप भेजो यहाँ, क्या बोलते हैं, यूएसए भेजो तब वो लॉन्च करेंगे, वैसा नहीं। तो बहुत सारे देश हैं जिनके पास सैटेलाइट बनाने की कैपेबिलिटी आ गई है, लेकिन रॉकेट की कैपेबिलिटी नहीं है। तो उन सब के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि हमारे सॉइल से लॉन्च करो, क्योंकि जो भी चीज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट होता है, वो आप नहीं चाहोगे कि मैं पैकेज करके कहीं और भेजूँ। तो ये इनका टारगेट था कि हम आपको स्मॉल सैटेलाइट के लिए लियो तक का रास्ता हम दे देते हैं, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे। क्या उससे ऊपर जा सकता था? जा सकता था, लेकिन उसका कोर फोकस नहीं था। कोर फोकस था कि स्मॉल सैटेलाइट, यानी कि अराउंड 500
किलो के अंदर का सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने का काम फटाक से कहीं पे भी करना इनका था। और इनका मेन सेलिंग पॉइंट क्या है, काम तो सब रॉकेट कर रहे हैं, ये क्विक करेंगे, यानी फटाफट आप फ़ोन उठाइए, इनको फ़ोन कीजिए, उसके बीच उनसे और आपके डिलीवरी के बीच का टाइम बहुत कम रहेगा, सस्ता कर देंगे बाकी सबसे, और फ्लेक्सिबिलिटी देंगे एयर लॉन्च का, यानी कि कहीं पे भी किधर से भी कैसे करके लॉन्च किया जा सकता है। यानी मान लिया आपने लॉन्च कर रहे हैं और हो रहा है कि भैया यहाँ खराब वेदर आ जाएगा, जिस टाइम आपका लॉन्च विंडो है, आप दूसरे एयरपोर्ट पे चले जाइए, दूसरे जगह चले जाइए जहाँ पे वेदर क्लियर है। तो काफ़ी सारी चीज़ का फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। लेकिन जब रियल लाइफ, क्योंकि कंपनी ने बनाया, लॉन्च किया, सब चीज़ हुआ, रियल लाइफ में ये हर चीज़ का बुरा ही इनको मिला। यानी कि पहला डिले तो बोल रहे हैं, वर्जिन इतना लंबा पहले हल्ला किए थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये 2018 में हो जाना चाहिए था और 2020 में शायद इनका पहला लॉन्च हुआ था। तो बात समझिए कि बहुत ज़्यादा हुआ हुआ, प्रैक्टिकल उतना नहीं रहा। और बड़ा रॉकेट जो है आज के टाइम में सस्ता हो गया है। ऐसा क्यों? मास प्रोडक्शन के चलते। दूसरा, फिजिक्स की कुछ चीज़ है जो हेल्प करता है आपको बड़ा रॉकेट को सस्ता बनाने में, और दूसरा ये रहता है कि उसमें बहुत सारा पेलोड जाता है। आप लिमिट नहीं हो कि 500 केजी में का ही बनाओ सैटेलाइट। और ये समझिए आज का सैटेलाइट बड़ा होने लगा है फिर से। पहले हम लोग बहुत छोटा करने की कोशिश करते थे क्योंकि रॉकेट में उतना ताकत नहीं था। फिर धीरे-धीरे मिनिएचराइज़ेशन हुआ तो रॉकेट सैटेलाइट धीरे-धीरे छोटा होने लगा। इसी सब टाइम में समझिए स्टार्टिंग कंपनी सब आई प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अब सैटेलाइट फिर से बड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि स्टार लिंक का स्टार्टिंग का सैटेलाइट कितना छोटा था और अभी वाले बम बम साइज़ के हो गए, और जो फाइनल यूज़ करना चाहते हैं वो और बड़े हो गए। ऐसा क्यों हो गया? समझिए कि बहुत सारा चीज़ का डेवलपमेंट कितना भी हो, घूम फिर के आइडिया यही आता है कि अगर आप एक ट्रांसमीटर से जितना काम कर सकते हैं, ड्रोन ट्रांसमीटर से दुगना काम कर सकते हैं। तो भैया शांति से 2 लगाओ ना, क्यों नौटंकी कर रहे हो? अगर रॉकेट में कैपेसिटी है, तो छोटा क्यों बना रहे हो? और हर कॉन्स्टेलेशन जो बनाया जा रहा है, उसमें बड़े से बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। जियो स्टेशनरी पे जो सैटेलाइट हम लोग भेज रहे हैं, वो बड़े से बड़े सैटेलाइट होते जा रहे हैं। तो ये 500 किलोग्राम का लिमिट लेके गाड़ी आपने खोला, उसका उतना डिमांड नहीं है। और जितने भी कंपनी जो खूब सारे सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, वो सारे कॉन्स्टेलेशन है और वो सारे बड़े से लॉन्च करते हैं। तो ये इनका मार्केट में उतना अच्छा नहीं इकोसिस्टम आया। और अभी के टाइम में एक कंपनी नया प्रोडक्ट ला रही है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेस टग। आइडिया ये कि बड़े रॉकेट से लॉन्च करते हैं तो आपको उनके ऑर्बिट के हिसाब से जाना पड़ेगा। काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ-कुछ लॉन्च केसेस के लिए कि नहीं सर, हमें यही एग्जैक्ट ऑर्बिट चाहिए। आपका रॉकेट सस्ता है, लेकिन अगर गलत ऑर्बिट में डाल देता हम करेंगे क्या उसका? तो ये आइडिया है कि स्पेस टग बनाया जाएगा, ठीक है? ये टग जाएगा मतलब स्पेसएक्स के पास कि भैया आप हमें एक प्लेटफॉर्म दे दो कि मतलब अपने रॉकेट के ऊपर लगा के लॉन्च कर देना, ठीक है, उसका सब डीलिंग कर लिए। ये अब समझिए रैक्स यूनिट भेजेंगे कि भैया आपको क्यूब सैटेलाइट जो है, हम इतना क्यूब सैटेलाइट आपका लॉन्च कर सकते हैं, कोई आओ सबको भरेंगे। तो बोलेगा अरे भैया मेरा तो ये ऑर्बिट है, दूसरा बोलेगा नहीं मेरा मेरा पोलर ऑर्बिट है, मेरा ये ऑर्बिट है, वो बोले वो सब संभाल लेंगे, आप टग में बैठ जाओ। स्पेसएक्स टग को लॉन्च कर देगा, टग जो है एक एक जाके छोटा छोटा कर देगा और ये सारा काम सस्ते में होगा। तो भैया इसको क्यों लॉन्च करें? तो वही रियलिस्टिकली स्पेस टक जो है, वो ऑर्बिटल इशू को भी सॉल्व कर रहा है कि बड़ा रॉकेट आपको ले ज़रूर जाएगा सस्ते में, लेकिन वो आपका ऑर्बिट पे नहीं ले जाएगा। तो रॉकेट के ऑर्बिट से आपका डिज़ायर ऑर्बिट का ट्रैवल करने के लिए स्पेस ट्रक का डेवलपमेंट हो रहा है अभी। तो लॉन्ग टर्म में भी लोगों को दिख रहा है कि भैया ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं कि आप छोटे-छोटे रॉकेट बनाओ। जो मैं बार-बार बोलता हूँ ना कि छोटा रॉकेट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग पिटेंगे उसमें। तो वही होना शुरू हो गया और इनका बिहाइंड शेड्यूल, फेलियर, ये सब मिला के हो गया कि OneWeb पुल आउट कर लिया। OneWeb इनका ऐसा कस्टमर था जो अगर इनका सही से रहता तो मतलब कभी भी आप रॉकेट कंपनी बना रहे हो तो आपको कस्टमर ऐसा चाहिए जो फिक्स हालत में आपको दे। कुछ भी हो जाए आपको वो देगा ही, मतलब आपको पेमेंट करेगा ही क्योंकि उसको सर्विस चाहिए। ऐसा हर कोई चाहता है। जैसे कि स्पेसएक्स का मैं बार-बार कहता हूँ कि स्टारशिप का कोई क्लाइंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है जब तक स्टार लिंक ना हो। स्टारशिप का कोई वैल्यू नहीं है। नासा खरीद सकता है, नहीं भी खरीद सकता है। स्टारलिंक तो करना ही पड़ेगा। तो समझिए ये दोनों एक दूसरे को फीडबैक लूप में रखा हुआ है कि स्टारलिंक का बड़ा सैटेलाइट क्यों बना रहे हो? क्योंकि बड़ा रॉकेट बन रहा है। बड़ा रॉकेट क्यों बन रहा है? क्योंकि स्टारलिंक का सैटेलाइट बड़ा है। तो दोनों एक दूसरे को सँभाले हुए हैं। ऐसा हर के साथ नहीं होता। तो जैसे छोटी-छोटी रॉकेट कंपनी है, वो तभी चल पाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन रॉकेट जब आया तो धड़-धड़ा के वो क्लाइंट्स एक्वायर किए, धड़-धड़ा के लॉन्च करने लगे, तो उनकी गाड़ी बच गई। लेकिन जो नहीं कर पाए, इनके में था कि भैया OneWeb इनको दिया हुआ था कि भैया आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, फिर हम आप ही के भरोसे चलेंगे। लेकिन OneWeb भी हाथ खींच लिया। उनका था कि भैया आप डिले पे डिले करते जा रहे हो और आपका दाम बढ़ते जा रहा है। स्टार्टिंग आपने बोला था भैया सस्ते में हो जाएगा, फिर अब हम लूट रहे हो। तो हिसाब हुआ कि OneWeb पुल हो गया। दोनों पे कोर्ट केस हो गया। मतलब कि वर्जिन ऑर्बिट और OneWeb के बीच में कोर्ट केस हुआ इसके बारे में। अब वही समझिए कि मार्केट अभी ओवर सैचुरेटेड है स्मॉल लॉन्च व्हीकल से। हर कोई सोचता है कि हम स्मॉल लॉन्च व्हीकल बनाएँगे, हर कोई मुँह खोला हम स्मॉल लॉन्च व्हीकल बनाएँगे। चाहे वो इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, हर जगह हर कोई स्मॉल रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो मार्केट पूरा सैचुरेटेड है। लेकिन अगर रियल लाइफ में आते हैं, तो फिज़िक्स बोलता है ना कि उसको स्मॉल रॉकेट नहीं पसंद है। एकदम नहीं पसंद है, किसी भी हालत में नहीं पसंद है। स्मॉल रॉकेट कुछ-कुछ चीज़ के लिए सही नहीं है, मिसाइल के लिए बहुत अच्छा है, बाकी किसी चीज़ में काम का नहीं है। और इकोनॉमिक्स तो सीधा है, इकोनॉमिक्स हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी ऑफ स्केल। आप जितना बड़ा बनाओगे, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना फ़ायदा होगा। छोटा बना के ज़्यादा कस्टम बनाने के चक्कर में आप ही अपना नुकसान कर रहे हो। और ये कॉस्मिक गर्ल कोई सस्ता प्लेन है नहीं।
तो साहब वही समझिए कि बैंकरप्सी जो इनका था ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेड था। तो बैंकरप्सी हो गया, खत्म, ये बिक के खत्म हो गए हैं। तो अब बात करते हैं एसेट ग्रैब के बारे में। तो एसेट ग्रैब ये होता है, समझिए कि जो ये कंपनी है, डेवलप की इन्होंने जितना भी चीज़, उसमें पैसा तो लगा ना, आर-एन-डी उन्होंने किया, डेवलप किया, लॉन्च किया, तो मतलब उनके पास हवा महल नहीं है, वो एक्चुअल चीज़ है, बस दाम बहुत ज़्यादा है। तो दाम उनके लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनको उन्होंने आर-एन-डी उठाया था। अगर वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, तो कोई दूसरी कंपनी पैसा कम पैसे में बहुत महँगा चीज़ खरीद सकती है। तो होता वही है, जब भी बैंकरप्सी होता है तो वो आप लोग सोचते हैं ना कि भैया बैंकरप्ट हो, तो तुम्हारा सामान कोई क्यों खरीदेगा? बात वही समझिए कि सामान बनाने में अगर आर-एन-डी में बहुत पैसा हो गया, कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपसे जो बैंकरप्सी के टाइम में खरीदेगा। बैंकरप्सी का क्या मतलब होता है? हम ठन-ठन गोपाल हो गए, हमारा ज़ीरो हो गया। तो उस टाइम पे जो चीज़ आपको बनाने में $2 बिलियन लगा, वो आप 100 मिलियन में भी बेच दोगे, क्योंकि वो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। वो 100 मिलियन में बेच दिया जाएगा, तो 100 मिलियन के हिसाब से अगर आप देखते हो, तो भैया ये प्रोडक्ट तो बम-बम है। तो यही होता है कि जो आर-एन-डी में ही मेन खर्चा होता है। आर-एन-डी अगर कंप्लीट हो चुकी है और आर-एन-डी का कॉस्ट नहीं रिकवर किया जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लग गया, तो बैंकरप्सी आएगी। बैंकरप्सी के बाद प्रोडक्ट तब भी रहता है, प्रोडक्ट अभी भी है, आर-एन-डी अभी भी है, सारा डेवलपमेंट हो चुका है। तो वो कोई भी कंपनी बिलियन ऑफ डॉलर का आर-एन-डी जो है मिलियन डॉलर में उठा लेता है, तब ये प्रैक्टिकल हो जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी बैंकरप्सी होती है, कंपनी का सामान को हड़पने के लिए लोग रहते हैं कि भैया अच्छा, जैसे मान लो कोई प्रिंटर कंपनी है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया, लेकिन उसमें बहुत खर्चा हो गया और वो तो बेच ही नहीं सकते कम दाम में क्योंकि उन पे उधारी चढ़ा हुआ है, तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद में दूसरी कंपनी आती है, अरे सर आपका टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप तो लूट गए हो, लेकिन अब तो आप कोर्ट में हो और कोर्ट को किसी तरह करके अपने मतलब जो लेंडर्स हैं उनका पैसा और थोड़ा तो रिटर्न करना है। 100% रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए कहते हैं मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो 100% है, लेकिन कुछ तो आपको रिटर्न करना है, तो एसेट्स ही बेचे जाएंगे। तो एसेट्स खरीदने के टाइम लोग बोली लगाने लगते हैं। तो जो जो चीज़ मान लीजिए कि 70 मिलियन का होगा, आराम से बोली लगेगा, कोई बोलेगा 1 मिलियन, दूसरा बोलेगा 2 मिलियन, कोई तीसरा बोलेगा 3 मिलियन, चौथा बोलेगा भैया यार वो 3.5 मिलियन से ज़्यादा हम नहीं देने वाले, कोई बोलेगा 4 मिलियन, बाकी बोले भाई 4 मिलियन लाइक वर्थ नहीं है, छोड़ दो। तो ये होता है, बोली लगाई जाती है। तो इसीलिए समझिए बिलियन डॉलर का जो स्टफ है वो मिलियन डॉलर में बिक जाता है, तो जो कंपनी खरीदती है उनको एक्चुअली प्रॉफिट होता है। इसलिए कई बार सुनेंगे बैंक्रप्सी के बाद सामान क्यों खरीदा जा रहा है, उस कंपनी का जो डूब चुका है। बहुत बार ऐसा सोना का वो समझिए चिराग मिल सकता है आपको। तो इसमें खरीद रहा है रॉकेट लैब, जो कि रोड के बगल में इनका और वर्जिन ऑर्बिट है। ये रॉकेट लैब है, ये वर्जिन ऑर्बिट। तो ये यहाँ से उठे और ढप्पा मार गए इस पे, ये ढप्पा मार के उठा लिया। तो ये क्यों ढप्पा मारे इस पे? बात है कि ये पूरी फैक्ट्री जो है इन्होंने उठा ली। पूरी फैक्ट्री में क्या है, सारे रॉकेट के जितने इक्विपमेंट्स हैं, बनाने का तरीका है, जो टूलिंग्स है, मशीनिंग्स है, जो बहुत महंगे होते हैं, वो सारा इनको कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गया, लोगो हटा दिया जाएगा। और इनको क्यों चाहिए, रॉकेट लैब को चाहिए क्यों? रॉकेट लैब को इसलिए चाहिए कि अगर वो जितना चीज़ इसके पास है, जितना एसेट इनके पास है, वो अगर डायरेक्ट खरीदने जाते वो $36 मिलियन से ज़्यादा लगता। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम सेकंड हैंड उठा लेते हैं। और अभी रॉकेट लैब डेवलपमेंट कर रहा है अपना न्यूट्रॉन रॉकेट का, तो इनको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, टूल्स चाहिए, तो वो सारा ये वर्जिन ऑर्बिट दे दे रहा है। तो ये समझिए रॉकेट लैब को सस्ते में एक डेवलपमेंट जगह मिल गया, वो उन्होंने उठा लिया। फिर स्ट्रैटा लॉन्च करके एक कंपनी है जो हाइपरसोनिक्स पे काम करती है, उन्होंने ये कॉस्मिक गर्ल को खरीद लिया, इसीलिए इसका लोगो बदल दिया गया है। अब ये मतलब सीजीआई इमेज है, बट आइडिया है कि ऐसे रिपेंट हो जाएगा। वो कॉस्मिक गर्ल को खरीदे $17 मिलियन पे। तो क्या इस तरह के बोइंग 747 मिलता है? अब नहीं मिलता क्योंकि नया बन नहीं रहा है। लेकिन इसमें जो मॉडिफिकेशन है जिसके कारण से वो पाइलॉन स्पॉट है, वो पाइलॉन स्पॉट बनाया गया था कि इंजन 4 ठो हैं, हो सकता है कोई इंजन खराब हो गया, तो आप इधर-उधर कैसे करोगे इंजन को? जेट इंजन कोई कंटेनर शिप में तो फिट होगा नहीं, तो बात है कि वो लटका के ले जाओ। इंजन आपको इधर-उधर करना है तो प्लेन पे ही लटका के ले जाओ। तो उसी के लिए वहाँ पे एक स्पॉट पहले से दिया हुआ है, वेल्डिंग मतलब सारा चीज़ के साथ। तो उसी को अपग्रेड किया था कॉस्मिक गर्ल पे। तो जंबो जेट का अगर आप दाम देखते हैं, जंबो जेट 747 वो उतना महँगा नहीं है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन कॉस्मिक गर्ल के लिए किया गया था, वो बहुत महँगा था। वो 17 मिलियन से ज़्यादा था। या तो स्टार्टअप फोर्टिस को लगा कि भैया 17 मिलियन हम दे सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस सेटअप के लिए हम 17 मिलियन देने को तैयार हैं, तो बोली हो गई, इन्होंने ले लिया। तो ये हुआ एसेट ग्रैब, जितना भी चीज़ था मतलब वर्जिन ऑर्बिट का सब स्वाहा हो गया है। ये 2 बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत सारे और लोगों ने भी छोटा-छोटा चीज़ ढाँपा है, लेकिन बड़ा चीज़ यही ढाँप लिया। मतलब रॉकेट लैब तो पूरा फैक्ट्री ढाँप गया, ये कॉस्मिक गर्ल ढाँप गया। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य में ये समझिए कि वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में अगर बात करें, ऑर्बिट तो गया, वो खत्म सर, दी एंड हो चुका है उसका। गैलेक्टिक के बारे में बात करें तो इनका भी हालत उतना अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली बात करें तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका एक्सपेंस जो है, जो कि वो हर साल टैक्स के लिए डिक्लेयर किया जाता है, वो नंबर बहुत बड़ा है और बढ़ते जा रहा है। रेवेन्यू कितना है सर? रेवेन्यू तो ज़ीरो है। तो गड़बड़ यही हो रहा है। तो इसको बैलेंस कैसे करें? ये नॉर्मल चीज़, जब भी कोई आप कंपनी खोलते हो या मॉल ही खोलते हो,
पहला कुछ साल में कुछ नहीं होने वाला। आप बेस्ट केस सिनेरियो में जितना आपने कैपिटल उठाया तो उसको पे ऑफ कर पाओगे। बेस्ट केस सिनेरियो बता रहे हैं। कभी नहीं होता कि प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, प्रॉफिट का लंबा गेम होता है। आइडियली ये होता है कि मान लीजिए 25 साल का आपने गेम खेला था, शुरू का 5 साल प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके बाद मतलब समझ लीजिए बाकी वाले 15 साल में आपको दबा के प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रैक्टिकल रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट क्या है? यहाँ का प्रॉफिट है कि अगर ये मल्टीपल लॉन्चेस पर मंथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि इनको मिनिमम 3 से 4 लॉन्च पर महीने करने होंगे, तब जाके ये इतना पैसा ला सकते हैं, इतना इन्फ्लक्स ऑफ कैश होगा कि ये अफ़्लोट रह सकते हैं, यानी कि अ, हम लोग बैंकरप्ट नहीं होंगे। और ये समझिए इनके पास भी यही दिक्कत है, टिकट का पैसा ही बहुत पहले से उठा रहे हैं। बोल रहे हैं 2012 का लॉन्च डेट पे चल रहे थे, बहुत पहले से उठाए हुए हैं पैसा। तो वही समझिए इनको बहुत पैसा चाहिए तभी वो टिके रहेंगे। और जो इनका करंट है, जिस रॉकेट पे ये लोग सब चीज़ हुल्लड़ कर रहे हैं, ये रिटायर किया जाएगा। क्यों रिटायर किया जाएगा? ये वो बना नहीं है उस हिसाब से। उतना हाई थ्रूपुट के लिए इसको अपग्रेड किया जाएगा। जैसे आप देखिए कि फाल्कन 9 जब बनाया गया था तो उसके 5 वेरिएंट है टोटल। पहला वाला में बहुत कम कैपेसिटी था, दूसरा वाले में कैपेसिटी बढ़ा, तीसरा वाले में उसको रियूजेबल अच्छा से बनाया गया, चौथे वाले में उसको काफ़ी रिफाइन किया गया, पाँचवां फाइनल था जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक 5। तो वैसे समझिए हर चीज़ में होता है डेवलपमेंट। इन्होंने बना लिया, टेस्ट कर लिया, सब चीज़ हो गया, तो अब इसे फिर से फेंक दिया जाएगा और नया बनाया जाएगा कि भैया इससे कितनी गलती से हम लोग क्या-क्या सीख सकते हैं, कहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो है इसका लैंडिंग से नेक्स्ट लॉन्च के बीच का टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये अभी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इनको ऐसा चाहिए जो भैया लैंड किया तुरंत इसे रिफर्बिशमेंट स्टार्ट कर दो, और टारगेट ये है कि 1 हफ्ते से पहले वो रेडी हो जाना चाहिए नेक्स्ट लॉन्च के लिए। क्योंकि इसमें जो रॉकेट है वो प्योरली लिक्विड रॉकेट नहीं है, वो हाइब्रिड है। मतलब उसमें लिक्विड ऑक्सीडेंट है और फ्यूल सॉलिड है। तो लिक्विड आप प्रोपेलेंट भर सकते हैं, लेकिन वो सॉलिड मास को निकालना, हटाना, जोड़ना, और वो रॉकेट है, ऐसे बस आप तय नहीं कर सकते। तो उसको ठीक से टेस्ट करना बहुत टाइम खाता है। तो इसीलिए मार्क 2 बनाया जा रहा है जिसमें ये सब टाइम जो है बहुत कम हो जाए। तो वही देखिए सेकंड, और उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो डिले चल रहा है। हर चीज़ इनका डिले चल रहा है, तो खतरा यही है कि ये भी फेल हो सकता है। जैसे कि क्योंकि समझिए जब एकदम हाइप चल रहा था, हाइप के ऊपर हाइप चल रहा था, तभी इन्होंने स्पिन ऑफ किया था वर्जिन ऑर्बिट को। वर्जिन ऑर्बिट तो गया, और रिचर्ड ब्रैंसन खुद भी पैसा नहीं दिए। मतलब इनके पास खुद का 20% स्टेक जो था, ज़्यादा नहीं दिए। जनरली सीईओ करता है ऐसा कि भैया, मतलब ये सीईओ नहीं है, मतलब मेन इन्वेस्टर है और इन्हीं के नाम पे बना है, तो जनरली लोग करते हैं ऐसा कि भैया ठीक है ये कंपनी डूब रही है, इसे मैं थोड़ा टाइम के लिए पैसा दे देता हूँ ताकि वो फ्लोट हो जाए, मतलब डूबने से बच जाए, उसके बाद वो लोग खुद सॉर्ट करेंगे। नहीं, ना, बेचने दे दिया। तो बात वही है कि भविष्य लोगों का थोड़ा-सा डामाडोल लग रहा है इस कंपनी का भी, क्योंकि हाइप बहुत रहा, खूब न्यूज़ मिल गया, लेकिन सर सेकंड लॉन्च तो आपका 2 साल बाद हुआ। अगर अगला लॉन्च तुरंत कुछ महीने के अंदर नहीं होता और उसके बाद धड़, 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 धड़ नहीं होता है, आपका कैश इनफ्लो नहीं होगा। कैश इनफ्लो नहीं होगा तो आप तैयार से गायब हो जाइएगा। जब तक कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर इसमें पैसा नहीं डाले, और चांसेस है कि अब बहुत कम लोग स्पेस पे डाल रहे हैं पैसा। ऐसा क्यों? पता है ना, खूब सारी कंपनी आई, खूब सारी कंपनी पिट गई। तो हो जाता है वैसा कि एक पॉइंट के बाद लोग बोलते हैं सर ये हाइप था, जैसे डॉट कॉम बबल था, वैसे ही स्पेसएक्स बबल हुआ कि स्पेसएक्स के देखा-देखी सब लोग बनाने लग गए और सबके सब पिटने लगे। ब्लू ऑरिजिन ये मतलब वर्जिन ऑर्बिट जो है पहला नहीं है और ना ही इकलौता है, बहुत सारे और फुस हो चुके हैं। हम भी बनाएँगे फुस। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वर्जिन गैलेक्टिक और ऑर्बिट के साथ क्या हो रहा है, अपडेट था उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।